हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं हमारा पर्यावरण यानी कि आवर इन्वायरमेंट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम फटाफट रिवाइज करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पारितंत्र जीव एवं निर्जीव दोनों घटकों पारितंत्र जो है निर्जीव एवं सजीव दोनों घटकों का पारस्परिक रूप से क्रियाशील तंत्र होता है। बात सही है। पारितंत्र में केवल जीवित घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया होता है, निर्जीव घटक शामिल नहीं होता है। ये गलत है। पारितंत्र में जीव और निर्जीव दोनों होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पोषी तत्वों का चक्र निरंतर चलता रहता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पोषक तत्वों का चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसे घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट पीढ़ी में चलित रहता है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अजैव घटक है? सूक्ष्म जीव, ये तो जैव घटक हो गया। जानवर, ये भी जैव घटक हो गया। प्लांट, ये भी जैव हो गया। मिट्टी और खनिज, ये अजैविक घटक के एग्जाम्पल है। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे तो ये एग्जाम्पल जरूर दिया है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जैव घटकों में शामिल है? तापमान, वर्षा, वायु, ये सब अजैविक घटक के उदाहरण है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ है तापमान, वर्षा, वायु, मिट्टी और खनिज, ये सब अजैव घटक के एग्जाम्पल है। तो इस याद रखिएगा, जानवर और प्लांट ये जैविक घटक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन, तालाब, झील पारिस्थितिकी के किस प्रकार के उदाहरण है? तो यह प्राकृतिक पारितंत्र के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचा एवं खेत किस प्रकार के पारितंत्र का उदाहरण है? तो बगीचा और खेत ये कृत्रिम हो गया, यानी मानव निर्मित हो गया, तो इसका मानव निर्मित हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक नहीं है? वन, तालाब, झील प्राकृतिक है, जबकि बगीचा और खेत ये सब हो गया मानव निर्मित। एक जल जीवनशाला किस प्रकार का पारितंत्र का एग्जाम्पल है? तो मानव निर्मित पारितंत्र का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं? तो सभी हरे प्लांट और नील हरित शैवाल, यानी कि उत्पादक मुख्य रूप से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है? जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको प्रोड्यूसर, उत्पादक कहते हैं। जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर करता है, उसे कहते हैं उपभोक्ता। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मुख्यतः किन वर्गों में बांटे जाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी।
शाकाहारी जीव किस पर निर्भर करता है? तो पौधे पर। शाकाहारी मुख्य रूप से प्लांट यानी पौधे पर निर्भर करता है। कौन से जीव मृत जैविक अवशेषों का अपमार्जक करता है? तो जीवाणु और कवक। अपमार्जक जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें परिवर्तित करता है? तो सरल अकार्बनिक पदार्थों में। अपमार्जक की अनुपस्थिति में पारितंत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? मृत जीवों का अपघटन रुक जाएगा। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? प्राकृतिक में एक जीव से दूसरे जीव तक भोजन और ऊर्जा को क्रमिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को आहार श्रृंखला फूड चेन कहते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण क्या कहलाता है? पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर किससे बना होता है? स्वपोषी और उत्पादक से। ये टेबल आप लोग माइंड में रखिएगा। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तीसरा उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आता है शाकाहारी जीव। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आता है? तो छोटे मांसाहारी जीव। आहार श्रृंखला में कौन सा जीव तीसरे पोषी स्तर का होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता और छोटे मांसाहारी तीसरे पोषी स्तर का होता है। चौथे पोषी स्तर का निर्माण कौन करता है? तो तीसरा उपभोक्ता और बड़े मांसाहारी जीव। चौथे पोषी स्तर का निर्माण कौन करता है? तीसरा उपभोक्ता और बड़े मांसाहारी। उत्पादक एवं स्थिरीकरण करते हैं सूर्य की ऊर्जा। हरे पौधे की पत्तियां द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का लगभग कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो लगभग 1%। 10% के नियम के अनुसार अगले पोषी स्तर को कितनी ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो 10%। देखिए मान लीजिए इसमें 1 लाख है तो इसका 10%, नेक्स्ट वाले में इसका 10%, नेक्स्ट वाले में इसका 10%, नेक्स्ट वाले में कन्वर्ट होता है। प्राथमिक उपभोक्ता 1000 जूल है तो द्वितीय उपभोक्ता तो इसका 10% लेस हो जाएगा, तब दूसरा में जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा। 10% नियम रेमंड लिडमैन ने दिया था, पूरा नाम याद रखिएगा। ऊर्जा ह्रास के कारण उत्पन्न आहार श्रृंखलाओं कितनी पोषी स्तर होता है? तो पहला तो उत्पादक हो गया, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरे उपभोक्ता, फिर तीसरा उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में चौथे पोषी स्तर के बाद ऊर्जा अत्यंत कम क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास बहुत ज़्यादा हो जाता है। किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होता है? तो उत्पादक। जैसे जैसे पोषी स्तर ऊपर जाता है तो जीवों की संख्या कम हो जाएगा। सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य कौन सा संबंध अधिक पाया जाता है? शाखावाद आहार संबंध। शाखाबंद आहार संबंध मिलकर क्या बनाता है? तो आहार जाल बनाता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? आहार श्रृंखलाएं जटिल और लंबी होती है। सही कथन चुनें। ऊर्जा प्रवाह गैर चक्रीय और एक दिश होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश, फिर उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, उसके बाद आ जाएगा शीर्ष मांसाहारी।
कीटनाशक रसायन आहार श्रृंखला में कैसे प्रवेश करता है? मिट्टी, जल स्रोतों से घुलकर, पौधे द्वारा अवशोषित होकर। अजैव निम्नीकरण किसे संदर्भित करता है? रसायनों का पर्यावरण में नहीं टूटना और इसे बने रहना। ठीक। वह प्रक्रिया जिसमें कीटनाशक जैव हानिकारक लगातार पोषक स्तर पर बढ़ते चले जाते हैं क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे DDT हो गया, पारा हो गया, शीशा हो गया, ये सब मिट्टी हवा में मिल जाता है, प्रदूषित कर देता है पर्यावरण को। छोटे जीव जिन्हें शरीर में जमा हो जाता है। पानी में माइक्रोस्कोपिक एल्गी थोड़ी मात्रा में टॉक्सिन सोख लेता है। बड़ी मछलियाँ कई छोटी मछलियों को और अधिक टॉक्सिन। ऊपर के स्तर में रहने वाले जीव ज़्यादा जहरीले हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी आहार श्रृंखला में सर्वाधिक रसायन किस पोषक स्तर पर होता है? तो उच्चतम उपभोक्ता पर, शीर्ष उपभोक्ता पर होगा, जैसे मनुष्य। ओजोन किसकी बनी होती है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। ओजोन परमाणु को किसके सुरक्षा प्रदान करता है? तो पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए क्यों हानिकारक है? यह त्वचा का कैंसर उत्पन्न करके अल्ट्रावायलेट किरणों से सेव करता है। ओजोन निचले स्तर पर क्यों हानिकारक माना जाता है? यह विष घातक होता है। ओजोन के बारे में सही स्टेटमेंट, ऊपरी वायुमंडल में उपयोगी और निचले स्तर पर हानिकारक होता है। अल्ट्रावायलेट विकिरण ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़कर क्या बनाता है? तो स्वतंत्र परमाणु बनाता है। देखिए, ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणों के तो स्वतंत्र परमाणु बना दिया यहाँ पर। और सिंगल ऑक्सीजन डबल NO2 से मिलकर ओजोन बना दिया। ओजोन परत में गिरावट आई 1980 के दशक से। ओजोन परत को नष्ट करने वाला प्रमुख रसायन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो शीतल रेफ्रिजरेटर अग्निशामक में। 1980 में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट देखने को मिला। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर अग्निशामक में उपयोग होने वाले प्रमुख रसायन है। 1987 में UNDP में निर्णय कि CFC के 1990 के दशक तक सीमित नहीं, 1997 के दशक तक, यानी 3 वाला गलत है, 1 2 सही है। देखिए, 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर शीतलन अग्निशामक में होता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP अनुमानित बनी रही और CFC के उत्पादन में 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा गया है। यह अनिवार्य है कि दुनिया भर में सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएगा। जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण पदार्थों में मुख्य अंतर क्या है? जैव निम्नीकरण पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है, जबकि अजैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं। प्लास्टिक जैसे मानव निर्मित पदार्थों का अपघटन अधिकांश जीवाणु एवं मृत जीवियों द्वारा नहीं हो पाता है। ऐसे पदार्थ सामान्यतः पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहता है। जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ उदाहरण है सब्जियों का, जो पर्यावरण में डिकम्पोस्ट हो जाता है।
अजैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है खाली दवा की बोतल। जैव निम्नीकरण पदार्थ है घास, पुष्प, चमड़ा, पालक के छिलके, केक, नींबू रस, केक, लकड़ी, घास। जैव निम्नीकरण पदार्थ इसमें से ए, सी और डी वाला तीनों हो जाएगा। घास, लकड़ी, प्लास्टिक वाला नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक जैव निम्नीकरण नहीं है। कौन सा आहार श्रृंखला का प्रदर्शित करता है? घास, बकरी, मानव। पर्यावरण मित्र कहलाते हैं बाजार जाते समय समापन के लिए कपड़े का थैला ले जाना। जब आप बाजार जाते हैं तो सामान लाने के लिए कपड़े का थैला ले जाना यह पर्यावरण मित्र कहलाता है। कार्य समाप्ति होने के बाद बल्ब, पंखे का स्विच को ऑन बंद कर दिया जाता है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय पैदल जाना, ये सब पर्यावरण मित्र के एग्जाम्पल है। कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? खेत, तालाब, झील, वन, ये सब नेचुरल है। आहार श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा होता है मांसाहारी। एक पारितंत्र में कौन सा शामिल होता है? जीवधारी, निर्जीव दोनों। जीवधारी और निर्जीव दोनों। चौथे पोषीय स्तर पर 5000 kg जूल ऊर्जा है तो उत्पादन स्तर पर कितना हो जाएगा? चौथा पर 5000 है तो 1 2 3 यानी 3 जीरो बढ़ जाएगा तो यानी 5000 क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकरण पीड़कनाशियों के प्रत्येक उच्चतम पोषीय स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होने वाले क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। ओजोन परत को घटाते जाने पर क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक बनता है। जो जीव सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं क्या कहलाता है? उत्पादक। पारितंत्र में एक पोषीय स्तर से अगले पोषीय स्तर तक स्थानांतरण होने के लिए 10% ऊर्जा किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसी पोषीय स्तर के जीव जो निम्न पोषीय स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। आहार श्रृंखला नहीं होगा, इसमें आहार जाल होगा क्योंकि उच्चतम पोषीय स्तर के जीव निम्नतम पोषीय स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करता है तो आहार जाल होगा। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। अल्ट्रावायलेट किरणों में अत्यधिक प्रभावित होने वाला तत्व क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचाता है, त्वचा कैंसर होता है, फेफड़ों, आमाशय, ये सब नहीं होगा। पदार्थ के निम्नलिखित वर्गों में से कौन वर्ग केवल गैर निम्नीकरण वस्तुओं में शामिल है? पॉलीथीन, प्रक्षालन, पीवीसी, प्लास्टिक, बेकेलाट। जबकि लकड़ी, कांच, चमड़ा ये नहीं होगा, प्लास्टिक, प्रक्षालन, घास ये नहीं होगा। आहार श्रृंखला में पोषीय स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित रखता है? उच्चतम पोषीय स्तर पर ऊर्जा में कमी। कौन सा कथन स्टेटमेंट गलत है? हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक कहलाते हैं, बात सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करता है, गलत है। उत्पादन स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करता है, बात सही है। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। आहार श्रृंखला का कौन सा घटक गलत है? ठीक तो गलत ढूंढना। घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, ये तो सही है। पलक, मानव, मछली, टीडा, यह गलत है।
भेड़ घास, ये हो गलत है क्योंकि भेड़िया घास खाएगा, घास को सांप खाएगा नहीं, गलत है। मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषण सौर ऊर्जा के प्रतिशत लगभग कितनी होता है? 1%। 1% यूज करता है। दिए गए चित्र में एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाया गया है। बताएं कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। जो सबसे नीचे होगा उस पर ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम पूछेगा तो सबसे ऊपर वाला पर। आहार श्रृंखला में यदि हिरन निकालिएगा तो घास की संख्या बढ़ जाएगा और बाघ की संख्या कम हो जाएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा। किसी पारितंत्र में अपघटक है जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदलना। यदि मेढक टिड्डे को खा लेता है तो ऊर्जा स्थानांतरण किस रूप में होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से दूसरा उपभोक्ता में। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक के जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है, यूज नहीं किया जाता क्योंकि गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों की बनी होती है प्लास्टिक। ये तो कौन जैव निक्षालन की सटीक परिभाषा है? कौन जैव निम्नीकरण की सटीक परिभाषा है? सूक्ष्मजीवों के द्वारा हानिरहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम होता है। जैव निम्नीकरण प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक में कुछ नीचे दिए गए इनमें से कौन सा विकल्प एक लाभ नहीं है? कम ग्रीन हाउस उत्सर्जित करेगा, बात सही है। पुनः चक्रण करने में आसान होता है, बात सही है। निर्माण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है, बात सही है। कंपोस्ट नहीं किया जाता है, कंपोस्ट कर सकते हैं। कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण में सबसे कम क्षति पहुंचाता है? तो कागज के कप। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है यहाँ, ठीक। आयरन को किस सेल में रखा जाता है? आयरन जिसको लोहा बोलते हैं, तो लोहा जैव निम्नीकरण को श्रेणी में यानी कि बी में रख सकते हैं। आप पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं लोहा को गला करके, ठीक। आज के परिवेशों में मनुष्यों में अभिवृद्धि में हुए किसी परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता मिला है, जैसे जूट के थैला। डॉट उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किया जाता है, तो कागज। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3। वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर ऑक्सीजन के अणु में अल्ट्रावायलेट विकिरणों की क्रिया का उत्पादन क्या होता है? ओजोन। देखिए ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणें, तो ऑक्सीजन बनता है। वायुमंडल में ओजोन स्तर कम होना शुरू हुआ 1980 के दशक से। यदि ओजोन को परत पतली हो जाता है क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ने लगेंगे। कागज के अपशिष्ट कैसे काम करता है? पुनर्चक्रण, पुनः यूज करके। इनमें से क्या कृषि अपशिष्ट है? भूसा। आप यह देखकर व्यथित हो जाते हैं कि आपकी सोसाइटी में इधर उधर अपशिष्ट बिखर जाता है और किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं है। परिणाम स्वरूप सोसाइटी में रहने वाले बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं। विज्ञान के एक छात्र के रूप में आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? सभी निवासियों के अपशिष्ट प्रबंधन पर महत्व समझाएंगे और कचरे पृथक्करण शुरू करके उससे खाद बनाने के ज्ञान देंगे। इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए? पुरानी बैक्टीरिया को, क्योंकि मिट्टी में
और शीशा, कैडमियम, पारा ये सब को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि मिट्टी और जल को प्रदूषित कर देता है और जल्दी कंपोस्ट नहीं हो पाता है। कौन सा 3R यानी रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिफ्यूज नहीं। कुछ शहरों में, नगरों में नगर पालिकाओं भिन्न रंग के कूड़ादान प्रदान करता है। नीला कूड़ादान जो होता है नगर पालिका में, उसमें क्या एकत्रित किया जाता है? पुनः प्रयोज्य अपशिष्ट यानी पुनः यूज करने वाले। देखिए, नीला में सूखा, जैव निम्नीकरण, पुनः चक्रण योग्य वस्तु जैसे कागज की बोर्ड, प्लास्टिक की बोतलें, जबकि हरा में गीला जैव निम्नीकरण जैसे खाद्य सामग्री, छिलके, रसोई कचरा, कपड़ा, कॉफी, चाय, जबकि पीला में अजैव निम्नीकरण जैसे कांच। रसोई में उत्पन्न होने वाला अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है? दूध की थैली। कुल्हाड़ का उपयोग क्यों बंद? यानी कि आप लोग कभी कभी मार्केट गए होंगे तो देखे होंगे कि जो चाय देता है वो मिट्टी के बने हुए छोटे से प्याले में देता है। तो इसका बंद क्यों? क्योंकि यह उपजाऊ मिट्टी को नष्ट करता है, उपजाऊ मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। कोयले और पेट्रोलियम के संबंध में गलत स्टेटमेंट। इसका यूज ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, बात सही है। यह लाखों वर्षों जीव गठन से होता है, बात सही है। इसका यूज पर्यावरण प्रदूषण से होता है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले असीमित संसाधन नहीं है। भविष्य में कोयला पेट्रोल खत्म हो सकता है। किसी जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का कारण है। ई कोलीफॉर्म। जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण को क्या अभिप्राय है? इसका प्रबंधन सोसाइटी के साथ करना चाहिए। तो पूरा 100 क्वेश्चन हो गया। अगर ये रिवीजन के पर्पज से वीडियो बनाया गया है, जो लोग ये वीडियो ओनली रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एक छोटा सा चैनल को। वॉच करने के लिए थैंक यू।